Kumar from Bal Bharati English School. Today we will discuss about subject SST of class 7th and the most important chapter is institutional representation of democracy. Democracy means लोकतंत्र. तो लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होती है, तो उसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे. इसके क्या वर्क है, क्या प्रिंसिपल्स है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. इसको किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया और ये कब इसको लाया गया. क्लियर. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस क्यों जरूरी है, किस कंट्री में जरूरी है. ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइज के बीच में क्या आता है और इलेक्शंस करवाते कौन है, ये देखना जरूरी है. फिर देखेंगे सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी. इलेक्शन ड्यूटी में ऑफिसर का वर्क क्या होता है और कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, ठीक है, इलेक्शन जो करवाते हैं. फिर देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज किन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है. ठीक है. फिर देखेंगे रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है. ठीक है. फिर देखेंगे कोलिजन गवर्नमेंट. इसको देखेंगे कोलिजन गवर्नमेंट को कि कोलिजन गवर्नमेंट की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ी, कोलिजन गवर्नमेंट क्यों आया. ठीक है, इसके क्या मेरिट है और इसके क्या डिमेरिट है. क्लियर है. तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री थी उसका नाम है जर्मनी. क्या नाम है, जर्मनी. और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1919 को. कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 को. ठीक है. और इसका क्या मतलब हुआ, राइट टू वोट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन. और जब एडल्ट सिटीजन की बात कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि वो कितने एज पे वो एडल्ट हो जाते हैं, तो बता देते हैं 18 ईयर्स जो हो जाएंगे, 18 प्लस जो हो जाएंगे, ठीक है ना, वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी उनको वोटिंग राइट्स मिल जाता है. और ये जो 18 ईयर्स है वो किन किन कंट्री में है, तो वो है इंडिया में, चाइना में, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम. इन सब में जो एडल्ट सिटीजन्स की जो डेफिनेशन है वो 18 ईयर्स है. जबकि एक और कंट्री है स्विट्जरलैंड. एक और कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड, जहां पे एडल्ट होने का जो एज दिया गया है वो 20 ईयर्स दिया गया है. कितना दिया गया, 20 ईयर्स या 20 प्लस ईयर्स. क्लियर है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. उसके बाद देखेंगे जो भी इंस्टीट्यूट होती है उसका एक अपना प्रिंसिपल्स होते हैं, अपना मोटो होता है. तो इसके भी अपने प्रिंसिपल थे और वो प्रिंसिपल क्या था, 1 पर्सन 1 वोट. 1 पर्सन 1 वोट कहने का मतलब एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, या फिर किसी बड़े पोस्ट पे हो, ठीक है, या फिर वो महिलाएं हो. ऐसा नहीं कि कोई आदमी अगर अमीर है तो उसको एक बार में 2 या 3 वोट देने का अधिकार होता है. जी नहीं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कहने का मतलब एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, चाहे वो अब प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो. क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्शंस के बारे में. ठीक है, तो इलेक्शंस की जब बात करेंगे तो इलेक्शंस में देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्शंस क्या होता है. ठीक है, तो ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जरूरी होता है, यानी इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. अगर जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, खाली वहाँ की जो रूलिंग पार्टी होगी वो क्या हो जाएगी, आगे चलकर वो डिक्टेटरशिप में आ जाएगी और उनको जो मन करेगा वो कानून वो बना सकती है. इसीलिए हमेशा जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे तो इलेक्शंस क्या है, जरूरी है. क्लियर है. और जो इलेक्शंस होते हैं किनके बीच में, तो ये होते हैं ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. ऑर्गेनाइज बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. क्लियर है. ठीक है. फॉर एग्जांपल में बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, मतलब जिनको पीपल्स का पावर हो, जिनके लोगों को क्या हो, लोगों का सपोर्ट हो, तो वो सारे के सारे इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. इसके अलावा एक और है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी निर्दलीय उम्मीदवार. ये भी जो इनको भी क्या होता है कि अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग्स नहीं करना चाहते, मान लीजिए कोई आप बोले कि हम ना बीजेपी में जाएंगे ना कांग्रेस में
जाएंगे, हम अपना अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार। लोगों का सपोर्ट उनको रहता है, फाइनल इलेक्शंस में खड़े होते हैं, अगर उनको मेजोरिटी आ जाती है तो वो गवर्नमेंट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हो गया इलेक्शंस। और ये जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस करवाते कौन है, ये इलेक्शंस करवाते कौन है, इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। कैसी है, इंडिपेंडेंट है, कोई ये कभी किसी के दबाव में नहीं आती, ये कैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब आजाद है। ये नहीं कि अभी रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी वाले इसको अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग चला लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट संस्था है, क्लियर हो गया। और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये जो किसके अंदर कंट्रोल में रहती है, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहती है। ये किसके कंट्रोल में रहती है, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहती है। ये क्लियर हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट आर्टिकल बनते सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट देखेंगे, सीक्रेट बैलेट की शुरुआत हुई थी सबसे पहले किस कंट्री में हुई थी, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। इसको इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री थी वो कौन थी, ऑस्ट्रेलिया। और ये कब की गई थी, 1856 में, ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री थी उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कब की थी, 1856 में। इसका मतलब हुआ पीपल वांट टू इलेक्ट देयर कैंडिडेट सीक्रेटली, मतलब लोग जो हैं अपने कैंडिडेट को जो चुनेंगे उनके चुनने की जो प्रक्रिया होगी उसको सिक्योर रखा जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसको किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। क्लियर है, क्यों किया जाता है ऐसा, इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, दो आदमी हैं और दोनों के दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। एक आदमी क्या है, एक आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और एक आदमी का क्या है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाले को वोट दे दिया, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को नहीं दिया। तो हो सकता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला जो आदमी है वो आपको मार नहीं सकता है, ठीक है ना। उनको पता चल जाए कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया है तो वो क्या करेगा, वो आपको मार देगा, ठीक है। इसीलिए इसको सीक्रेट रखने के लिए एक नई चीज की शुरुआत की गई थी, सीक्रेट बैलेट की। अब वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ऑस्ट्रेलिया में 1856 में। इसमें एक नया नाम आता है ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये ईवीएम हो गया, क्लियर। और ये जो ईवीएम है ये इस तरह का बॉक्स बना रहेगा, इसमें यहाँ पे नाम चुनाव चिन्ह रहते हैं और ये बटन रहता है, नाम चुनाव चिन्ह रहेंगे, ये बटन है, नाम चुनाव चिन्ह ये बटन रहेगा, ठीक है। जिस भी पार्टी को आपको देना है वो बटन दबा दीजिए, फाइनली उस पार्टी को वोट चल जाएगा। और एक बैलेट पेपर के लिए बक्सा रखा होता है, ठीक है। जैसे ही आप बटन दबाइएगा तो उस बैलेट पेपर में से उस चुनाव चिन्ह जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उस पार्टी का चुनाव चिन्ह अंदर से निकलेगा और आपको फाइनली पता चलेगा कि हाँ आपने इस पार्टी को वोट दिया है। ये क्लियर हो गया ईवीएम, ठीक है। सीक्रेट बैलेट क्लियर हो गया। इसमें देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हो गया आपका ईवीएम, ठीक है। यहाँ पे वोटिंग, यहाँ पे बटन दबाइएगा और ये ईवीएम का पिक्चर है, क्लियर। और ये चुनाव चिन्ह है, अगर आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, एक कमल का जो चुनाव चिन्ह है उसके बाद बैलेट पेपर निकलेंगे। कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस के लिए जो चुनाव चिन्ह है उसका बैलेट पेपर से निकलेगा। अगर समाजवादी पार्टी को देंगे तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह है उनके बैलेट पेपर निकलेंगे। तो इस तरीके से ये सीक्रेट बैलेट कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑफिसर्स और इलेक्शन ड्यूटी। कौन कौन से ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो भी इलेक्शन जो होती है इंडिया में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई जाती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। ये हो गया। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो अपॉइंट करता है एक ऑफिसर को, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बुलाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग बूथ बनने चाहिए। ये क्या बताएगा कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग बूथ बनने चाहिए। और रिटर्निंग ऑफिसर हर पोलिंग बूथ पे 5 ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। कितने ऑफिसर को, 5 ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जिसमें से इसका जो हेड होता है, इन 5 का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलेंगे, प्रिसाइडिंग
ऑफिसर, और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये फाइनली इसके अंदर 4 ऑफिसर और अपॉइंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर। ठीक है, ये वोटिंग का मेन करवाने का काम ये करते हैं पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर सबसे नीचे चलते हैं। पोलिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह की होती है, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, तो नेशनल पार्टी उस पार्टी को कहेंगे जहां जिसके लोकसभा में कम से कम 2% सीट हो। अब वो भी जो सीट हो 2% वो तीन डिफरेंट स्टेट्स में हो। कितने स्टेट्स में, 3 डिफरेंट स्टेट्स में उसके सीट होनी चाहिए और कम से कम 2% सीट होनी चाहिए। क्लियर है। जब रीजनल पार्टी की बात करेंगे तो लोकसभा में कम से कम 1 सीट होना चाहिए, उस पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आरजेडी, जेडीयू, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। क्लियर है, ये सारे क्या हो जाएंगे, रीजनल पार्टी के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी के क्या क्या रोल हैं, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी में जो हम रोल देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं जिस पार्टी का गवर्नमेंट बना हुआ होता है, जो पार्टी गवर्नमेंट में रहती है, जैसे सेंट्रल में किसका गवर्नमेंट है, मोदी जी का, तो उस पार्टी को हम लोग बोलते हैं रूलिंग पार्टी। क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। और जबकि एक और जो पार्टी है जो उसके अपोज बैठी होती है, जो हार गई पार्टी होती है उनके बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी। तो ये क्लियर हो गया। अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, अपोजिशन पार्टी वॉचडॉग ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को वो उस पर वो नजर बनाए रखती है, ठीक है। और वो अगर सरकार से अपॉइंट आउट करती है फेलियर ऑफ रूलिंग पार्टी को। अगर रूलिंग पार्टी का कोई भी फेलियर, कोई भी चीज मतलब असफल होती है तो उसको वो पॉइंट आउट करने का काम करती है, जनता को गिनाने का काम करती है कि रूलिंग पार्टी ने ये काम को गलत तरीके से किया है। क्लियर है। घोटाला वगैरह ये सब निकालने का काम रूलिंग पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का ही रहता है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या, कोलिशन गवर्नमेंट का बारे में। कोलिशन गवर्नमेंट का शुरुआत क्यों किया गया, तो जब किसी स्टेट्स में या किसी कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं और उस कंट्रीज में या उस स्टेट में मेजोरिटी गवर्नमेंट को ना मिले, गवर्नमेंट को क्या मेजोरिटी ना मिले, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, वो क्या काम करती है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ मिलाती है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ मिलाती है, और उन 2-3 पार्टीज को मिला करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्या रहता है, उस गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। अब झारखंड में यहाँ चुनाव हुआ है, इन तीनों पार्टी ने मिल करके एक साथ गवर्नमेंट का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है, ठीक है। इस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, कोलिजन गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट के कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट है, यानी कुछ गुण है और कुछ अवगुण है। अब गुण कैसे है, तो फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर कोई किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस हुए और इस पार्टी को, किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिली हो, तो उन्होंने क्या काम किया, 2-3 गवर्नमेंट को मिला करके पार्टी बना लिया, इससे गवर्नमेंट को फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि दोबारा इलेक्शन करवाने की जो खर्च होती थी उसको बचा लिया गया, देश को, सरकार को आर्थिक नुकसान से बचा लिया गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका मेरिट हो गया। अब डिमेरिट की बात करेंगे तो डिमेरिट में मान लीजिए ये तीनों जो है, तीनों गवर्नमेंट बना ली, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहती है तो हो सकता है ये पार्टी और ये पार्टी सपोर्ट करे और ये पार्टी सपोर्ट ना करे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो भी डिसीजन ली है उस डिसीजन को कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो जबरदस्ती वो डिसीजन ले लेती है तो ये पार्टी कहेगी ठीक है, हम अपना समर्थन क्या करते हैं, वापस लेते हैं। और जैसे ही समर्थन अगर ये पार्टी वापस ले ली तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी और फिर से इलेक्शंस करवाने का खर्च बढ़ जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में भी पार्टी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये था आज आपका डेमोक्रेसी का चैप्टर, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे।